Assalamu alaikum. Do you hear me? Am I audible to you? Islam. Yes, sir. Oh, good. Yes, चलें? sir, you are audible. Okay, thank you. हाँ जी जनाब, तो कैसे हैं आप लोग? बखैरियत हैं? ठीक ठाक हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? I'm good, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अच्छी गुजरेगी आप लोगों की ईद? SOPs फॉलो कर रहे हैं आप लोग? जी सर, SOPs फुल फॉलो कर रहे हैं हम लोग। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा, मैंने ईद से पहले आप लोगों को कुछ असाइनमेंट के टॉपिक्स दे दिए थे, कुछ काम कर लिया जी, कि नहीं? अभी स्टार्ट नहीं किया, बस टॉपिक देखे हैं जस्ट। चलें, गुड। ये भी अच्छी बात है कि आपने देखने का कष्ट कर लिया, अदरवाइज तो जी सर। that is good. Okay, so today we are going to extend our chapter number 4 that we have started in the previous sessions. Before going to the Eid holidays, we started this topic and we have solved some one actually numerical about it, and actually this topic was about the dynamics of prokaryotic growth, and in that topic so far we have talked about some principles of prokaryotic growth including the binding fission as well as generation time, etc. And we have also talked about generally about the biofilms and their impact on in the human life. So we will start from this portion, or from this slide actually. Let me share my slides with you. And if you guys have any question from the previous session, you may ask. Otherwise, I will start this new topic today. Is there any question from the previous session of that chapter number 4? Okay, I suppose there is no question. So let's start with the bacterial growth in nature. And we have already discussed many times that in nature, bacteria grow in the form of the biofilms as well as in the form of the colonies as well as in the form of the pure cultures. Biofilms क्या होती हैं, हम इस पे बात कर चुके हैं. These are the carbohydrate encased communities, और जिसमें हम ये कहते हैं कि जो carbohydrates हैं exopolysaccharide एक्सोपॉलीसेकेराइड इनकेस्ड कम्युनिटीज़ हैं, और जो एक्सोपॉलीसेकेराइड आउटर सर्फेसिस में सिक्रीट होती है, इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्श कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट एज वेल एज इट enables the microorganisms to grow in the harsh conditions. इसमें थोड़ी सी बात करते हैं कि where the biofilms usually starts. Yes, मैडम मेरे पास तो नहीं है, मेरे तो ये अपने मुरीद के पास है. Okay, sorry for the interruption. Am I audible? यस सर। ओके, सो मैं बात कर रहा था बायोफिल्म्स को लेके, और बायोफिल्म्स की थोड़ी सी जनरल बातें करेंगे कि हाउ बायोफिल्म्स दे स्टार्टेड. एंड बायोफिल्म्स की चूंकि इंट्रोडक्शन तो आप लोगों के पास है, सो इस वजह से नहीं जाऊंगा. जस्ट टू रिमाइंड यू दैट बायोफिल्म्स आर द माइक्रोबियल कम्युनिटीज व्हिच आर एक्सोपॉलीसैकेराइड इनकेस्ड, जिनके अराउंड एक्सोपॉलीसैकेराइड की लेयर बनती है. नॉर्मली जो बायोफिल्म्स हैं हमारे पास, दे ग्रो इन द रनिंग स्ट्रीम, जहाँ बहता हुआ पानी. फॉर एग्जाम्पल इफ वी लुक इनटू द नेचुरल रनिंग स्ट्रीम्स, जहाँ पे कहीं पानी बह रहा है, तो वहाँ पे रॉक्स स्लिपरी होती हैं. तो रॉक की जो स्लिपरीनेस है, दिस इज एक्चुअली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्लाइम लेयर्स. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि स्लाइम लेयर और कैप्सूल्स जो हैं, दे आर स्टिकी, दे आर स्लिपरी. सो पहले किसी भी रनिंग स्ट्रीम में सॉलिड सरफेस के साथ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं विच हैव एबिलिटी टू फॉर्म स्लाइम लेयर्स एज वेल एज द कैप्सूल्स. अब चूंकि ये स्टिकी होते हैं, जिसकी वजह से स्लाइम लेयर और कैप्सूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया, दे हैव एबिलिटी टू स्टिक विद द सॉलिड सर्फेसेस, फॉर एग्जांपल रॉक्स. अब दूसरी स्पीशीज जो हैं, इवन इफ दे आर नॉट एबल टू फॉर्म द स्लाइम लेयर एंड द कैप्सूल, दे वुड attach themselves with the bacteria which have attached their self towards द रॉक्स. यानी कि पहले कैप्सूल कंटेनिंग या स्लाइम लेयर कंटेनिंग बैक्टीरिया रॉक के साथ अटैच होंगे, फिर दूसरे बैक्टीरिया आके इन बैक्टीरिया के साथ अटैच होंगे, और हमारे पास एक लेयर बनती चली जाएगी.
जिसके अराउंड, पूरी लेयर के अराउंड एक्सोपोलीसेकेराइड बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपके पास एक थोड़ा सा इसको बना के दिखा सकूँ, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली दिस क्लास इज ऑनलाइन, तो यहाँ पे कुछ फिर लिमिटेशंस हैं ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ रॉक, मैं अगर इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज रॉक, इस रॉक के साथ अगर हमारे पास यहाँ पे एक बैक्टीरिया आके अटैच करता है एंड दिस बैक्टीरिया हैज एबिलिटी टू फॉर्म द स्लाइम लेयर। अब स्लाइम लेयर स्टिकी है, वो हेल्प कर रही है इस बैक्टीरिया को इस रॉक के साथ अटैच होने में। इसके साथ दूसरा बैक्टीरिया आके यहाँ पे अटैच होगा, तीसरा अटैच होगा, चौथा अटैच होगा, इस तरह अटैच होते चले जाएंगे एंड अल्टीमेटली वी विल हैव डिफरेंट लेयर्स ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, जब ये हमारे पास लेयर्स बनती हैं और फिर इन्हीं लेयर्स के अराउंड एक्सोपोलीसेकेराइड्स की लेयर बनती है लाइक दिस। ठीक है, such kind of communities which are encased with the exopolysaccharide, हम इनको कहते हैं biofilms. Normally biofilms they cannot be produced into the lab because biofilms naturally produce होती हैं but specific environment में, specific conditions में. Unfortunately we are unable to provide such kind of conditions which initiates the formation of the biofilms in the lab. So lab में biofilms को बनाना काफ़ी मुश्किल है और normally हम इसको produce नहीं कर पाते biofilms की layers को। इसके साथ साथ यहाँ पे थोड़े से advantages की बात करते हैं। अब चूँकि ये बैक्टीरिया हैं, इनके अराउंड एक एक्सोपोलीसेकेराइड की लेयर है, दिस लेयर विल एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये लेयर जो है ये सराउंडिंग में जितने भी हार्मफुल पॉइजनस केमिकल्स हैं उनसे बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में हेल्पफुल होगी। नाउ हम कह सकते हैं कि अब ये बैक्टीरिया जो है इनके पास एक प्रोटेक्टिव लेयर है और इस प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से बैक्टीरिया आर एबल to bear more harsh conditions, and in other words you can say that now the chance of survival of bacteria has been increased. The chances has been increased, so we can say that in the form of the biofilms the chances of survival they have been increased. So this was the role of the biofilm, or normally according to the definition I would again say the polysaccharide or the EPS or the exopolysaccharide encased communities, they are termed as a biofilms, and biofilms they are responsible for the slipperiness of the rocks. इसके अलावा नेचुरल एनवायरनमेंट की अगर बात करते हैं तो बायोफिल्म्स घरों में ऑब्जर्व की जा सकती हैं, किचन ड्रेन्स में, स्लाइमी गंक ऑफ द किचन ड्रेन। इसके साथ साथ वी कैन ऑब्जर्व द बायोफिल्म्स इन द टॉयलेट बाउल्स, द स्कम दैट accumulated in the toilet bowls की जो येलोनेस है, दिस इज जस्ट ड्यू टू द बायोफिल्म्स। इसके अलावा डेंटल प्लैक्स में, दांतों में एक जो येलो लेयर बनती है, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द बायोफिल्म जो डेंटल प्लैक है। इसके साथ साथ इसकी एक और हम अगर इनिशिएशन का एक टॉपिक पढ़ें तो सबसे पहले प्लैंक्टोनिक बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया विच आर फ्रीली मूविंग इन अ लिक्विड स्टेट, जो कि पानी के अंदर या एक लिक्विड एनवायरनमेंट के अंदर बैक्टीरिया अगर फ्रीली स्विम कर रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में होगा क्या कि प्लैंक्टोनिक बैक्टीरिया, वही जो मैं पहले बता के आया हूँ, दे वुड एडहियर देमसेल्व्स टू द सरफेस और एक्सोपोलीसेकेराइड प्रोड्यूस करेंगे, उसके साथ साथ दूसरे बैक्टीरिया आएंगे और इसके साथ आके अटैच होते चले जाएंगे। सो दिस वुड बी एक्चुअली द बायोफिल्म फॉर्मेशन। अब बायोफिल्म की फॉर्म में इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। डिफरेंट टाइप्स के सेल इसमें एक कम्बिनेशन में रहते हैं और मज़े की बात यह है कि दीज सेल्स दे हैव एबिलिटी टू कम्युनिकेट। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं फिर इसी पिक्चर पे अगर आता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट सेल्स हैं और ये सेल्स एक स्पीशीज से भी हो सकते हैं और डिफरेंट स्पीशीज से भी, क्योंकि यहाँ पे हम बायोफिल्म्स के लिए जो टर्म यूज कर रहे हैं हम कम्युनिटी की यूज कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी इट मे बी डिफरेंट पॉपुलेशंस और द डिफरेंट स्पीशीज। तो बैक्टीरिया जो यहाँ पे बायोफिल्म के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, दे हैव एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद वन एंड ईच अदर। They will communicate with respect to the nutrients availability. They would communicate with reference to the waste material excretion, etc., and some other communication may happen here. इसकी वजह से हम क्या समझते हैं, क्योंकि जो बायोफिल्म्स है मैंने आपको बताया है कि
बायोफिल्म्स की फॉर्म में बैक्टीरिया जो हैं दे हैव एबिलिटी टू बियर मोर हार्श कंडीशंस। इसका मतलब है कि ये हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, अनसाइटली अनॉयंस हम इसको कह सकते हैं, थोड़ा सा हमारे लिए नेगेटिव है। वो किस तरह से कि अगर किसी ह्यूमन को कोई इन्फेक्शन हो गया है और वो इन्फेक्शन हुआ है बायोफिल्म फॉर्मिंग बैक्टीरिया की वजह से, तो बायोफिल्म की फॉर्म में चूंकि बैक्टीरिया ज़्यादा हार्श कंडीशंस बियर कर सकते हैं, इस वजह से उनको किल करना ज़्यादा मुश्किल होगा। और मज़े की बात, जो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि मोर देन 65% बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हैं दे आर ड्यू टू द बायोफिल्म्स। जो ह्यूमन में 65% बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हैं ये बायोफिल्म्स की वजह से होते हैं। और आप जानते हैं अब कि बायोफिल्म्स में बैक्टीरिया के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ईपीएस की, एक्सोपोलीसेकेराइड की, और इस वजह से बायोफिल्म फॉर्मर्स को डिस्ट्रॉय करना या किल करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी वजह से बायोफिल्म्स को हम थोड़ा अनएक्सेप्टेबल और थोड़ा नेगेटिव कंसिडर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। इसके साथ साथ बायोफिल्म्स की जो रिपोर्ट्स हैं दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द टूथ डिके, some ear infections and generally in the cystic fibrosis। ये cystic fibrosis एक डिजीज है। ये कौन सी डिजीज है, कोई बता सकता है आप में से? Anyone? Cystic fibrosis। कोई गूगल मत कीजिएगा, जो आता है प्लीज वो बता दीजिएगा। Anyone? Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? सर लंग डिजीज होती है। Lung disease होती है, so this is a kind of hereditary disease actually, you can say that, which affects the lungs as well as the digestive system। और इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस को लेके बहुत सारी जीन थेरेपीज के भी हमारे पास चीज़ें डिस्कशन में आती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस चूँकि इसका जिक्र आया है, इसकी डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे। Cystic fibrosis, ear infection and tooth decay, these are the common examples in which disease is being caused by the biofilm formers। Actually, I wanted to exemplify here. And as I have already discussed that it is difficult to treat because biofilms, they can bear more harsh conditions, and the beneficial impacts of biofilms are actually that the bioremediation efforts में हमारे पास इसके बेनिफिशियल इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि आप थोड़ा सा अगर रिकॉल करें तो चैप्टर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं दे आर इन्वॉल्व इन द बायोरेमिडिएशन, और बायोरेमिडिएशन से हमने डिस्कशन की थी टू रिमूव द केमिकल पोल्यूटेंट्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब चूंकि केमिकल पोल्यूटेंट अगर किसी जगह पे मौजूद हैं तो वहाँ पे क्या है हमारे पास बायोफिल्म्स की फॉर्म में, इनके लिए ग्रो करना इजी होगा, जिसकी वजह से अगर हम बायोरेमिडिएशन एफर्ट्स के लिए बायोफिल्म फॉर्मर्स को यूज़ करें तो दिस कुड बी बेनिफिशियल फॉर अस एज कंपेयर टू द प्योर कल्चर्स। ओके, up to this point, if you guys have any question you may ask। Associations और इनको biofilms are basically communities, और अब communities की form है because microorganisms they are these are the mixed communities, and microorganisms they used to communicate with one and each other। और हमें बहुत बहुत क्लोज इंटरेक्शन देखने को मिलता है बायोफिल्म्स की फॉर्म में। अभी मैं पीछे बता के आया हूँ कि what kind of interaction it may be with reference to the nutrients availability and with reference to the waste material excretions, etc. This interaction that could be cooperative most of the time in the form of the biofilms, the interaction among different members of the community, that is cooperative interaction। अब इस कोऑपरेटिव इंटरेक्शन की एक एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें, वो बड़ी सादा से अल्फाज में पहले एग्जांपल सुनिएगा। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं which are anaerobic and normally they are present in our oral cavity, mouth में, oral cavity में exist करते हैं anaerobic but they are present in our oral cavity। And the question is that in our oral cavity is the environment is anaerobic। क्वेश्चन ये है क्योंकि हम बोलते हैं, बात करते हैं, हम रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ओरल कैविटी इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं। सो दिस इज नॉट फुली
द एनारोबिक एनवायरनमेंट। अब होता क्या है कि सबसे पहले ओरल कैविटी में ऐसे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं विच यूजेस द ऑक्सीजन, विच रिक्वायर द ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ। अब चूंकि ओरल कैविटी के अंदर एक माइनर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अवेलेबल है, इस वजह से पहले वो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जो कि मौजूद या अवेलेबल ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे, and after the consumption of the oxygen the environment would be anaerobic, ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होगी। now the conditions are feasible for the growth of the anaerobic bacteria। तो हम कह सकते हैं कि बायोफिल्म्स की फॉर्म में पहले वो बैक्टीरिया कॉलोनाइज हुए which were able to use the oxygen। उसके बाद they have created the environment suitable for those bacteria which were unable to grow in the presence of the oxygen, and now because oxygen has been depleted they would be able to grow। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं बायोफिल्म्स की फॉर्म में कि अगर 2 या 3 किस्म की कम्युनिटीज़ जो हैं ये इकट्ठे ग्रो कर रही हैं बैक्टीरियल कम्युनिटीज़, और होता यूँ है कि एक बैक्टीरियल कम्युनिटी या जो एक मेंबर है कम्युनिटी का ये कुछ न्यूट्रिएंट्स यूज़ करता है और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाता है, और एक्चुअली में वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो किसी दूसरी कम्युनिटी के लिए एज ए न्यूट्रिएंट्स, किसी दूसरी मेंबर के लिए एज ए न्यूट्रिएंट्स एक्ट करती हैं। यानी कि बायोफिल्म्स में मोर देन वन मेंबर्स, 2-3 स्पीशीज ग्रो कर रही हैं, एक स्पीशी न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर रही है और वेस्ट प्रोडक्ट्स बना रही है, और वही वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो दूसरी स्पीशी के लिए एज ए nutrients use हो रहे हैं। So these are the two examples which are actually the example of cooperative interaction of the microorganisms in the form of the biofilms, and we can say that in the form of the biofilms bacteria they grow in the form of the mixed microbial communities। अब थोड़ी बात करते हैं आगे obtaining a pure culture। What is the pure culture? Pure culture होता क्या है और माइक्रोबायोलॉजी में हम प्योर कल्चर को किस तरह से हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो what is actually the pure culture? So when we talk about the pure culture we would say this is the population of the organisms descended from a single cell। Pure culture as its name is indicating कि जितने भी बैक्टीरिया, कल्चर हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को, माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर की जो टर्म इस्तेमाल की जाती है ये माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए की जाती है, कल्चर, बैक्टीरियल कल्चर। आपने बैक्टीरिया को ब्रॉथ में यानी कि लिक्विड मीडियम में ग्रो किया है तो हम उसको कल्चर कहेंगे, अगर बैक्टीरिया पेट्री प्लेट पे एगर की सरफेस पे ग्रो किया है तो हम उसको कल्चर कहेंगे। सो प्योर कल्चर क्या होगा कि अब द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया दैट हैज़ बीन डिसेंडेड फ्रॉम अ सिंगल सेल, यानी कि हमने किया क्या कि एक ये पेट्री प्लेट थी, मिसाल के तौर पे इस पेट्री प्लेट के ऊपर हमने ये एक सिंगल सेल हमने इस पे पुट किया। अब सिंगल सेल, चूंकि वी नो दैट कि सिंगल सेल जो है दैट हैज एबिलिटी टू ग्रो लॉगरिथमिकली, अभी हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं इसी चैप्टर में कि बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, और अब इस सिंगल सेल से जो पॉपुलेशन बनेगी दिस वुड बी टर्म्ड एज प्योर कल्चर। ठीक है, प्योर कल्चर ये चूंकि अब ये सारे एक ही स्पीशीज से होंगे, एक ही तरह के होंगे, बाय डिफिशन से ग्रो कर रहे हैं ना, सो दैट्स व्हाई अ प्योर कल्चर इज अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर डिसेंडेड फ्रॉम अ सिंगल सेल। अब यहाँ पे मजे की बात यह है कि हम प्योर कल्चर ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कह दूं कि मुझे इकोलाई का प्योर कल्चर चाहिए, हम कैसे ले सकते हैं? मैं कह दूं मुझे सूडोमोनास, ये मैं डिफरेंट बैक्टीरियाज के नाम ले रहा हूँ, सूडोमोनास का प्योर कल्चर चाहिए, हम कैसे ले सकते हैं? मैं आपको कह देता हूँ कि हमें माइकोबैक्टीरियम का प्योर कल्चर चाहिए, ये कैसे आ सकता है? या अगर हम कहते हैं कि हमें बेशुमार बैक्टीरिया हैं, किसी भी बैक्टीरिया का इज बेस्ड ऑन द सॉइल, जो कि सॉइल में प्रेजेंट है, वहाँ का हमें प्योर कल्चर चाहिए, तो हम प्योर कल्चर कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? सो दिस इज द क्वेश्चन, द प्योर कल्चर। इस क्वेश्चन को एड्रेस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बैकग्राउंड देता जाऊं कि अभी तक जितनी बैक्टीरियल नॉलेज हमारे पास है या जितनी बैक्टीरियल स्पीशीज के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, this is actually the 1% of the total bacteria. It is estimated that the total bacterial number that has been present, that is present on the planet Earth, only 1% of them
is cultivated. कल्टीवेशन से मुराद क्या हो सकता है? कल्टीवेशन है कि बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली ग्रो करना अपने लैब एनवायरनमेंट के अंदर। सो आप ये बात याद रखिए कि अभी तक 1% बैक्टीरिया सिर्फ कल्टीवेट हुए हैं, 99% बैक्टीरिया अनकल्टिवेटेड हैं, यानी कि 99% बैक्टीरिया जो हैं इनको हम लैब में ग्रो नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि इनकी ग्रोथ के लिए जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स का हमें नहीं पता, रिक्वायर्ड टेम्परेचर का हमें नहीं पता, रिक्वायर्ड पीएच का हमें नहीं पता। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द 99% bacterial populations are uncultivated because we do not know the exact conditions which are required for their growth. इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग बात कि जितने भी बैक्टीरिया मेडिकली सिग्निफिकेंट हैं, जो कि डिफरेंट ह्यूमन डिजीजेज में इन्वॉल्व हैं, मेडिकली सिग्निफिकेंट बैक्टीरिया, most of them they can be grown in the lab. हम उनको लैब में ग्रो कर सकते हैं in the form of the pure culture and whatever we want to. तो सवाल यहाँ पे ये है कि मैं बता रहा हूँ कि only 1% are cultivated, लेकिन जो medically significant, how medically significant bacteria are easy to cultivate or we are able to cultivate them. आपको क्या लगता है? What do you think about this? सर क्योंकि हम लोगों ने एक्चुअली ह्यूमन बॉडी को इंटरनली बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है, तो हमें पीएच टेम्परेचर वगैरह का अंदाज़ा है, तो जो कि वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, इस वजह से हम उन्हें ईजीली ग्रो कर सकते हैं। Okay, very good. This is very valid answer because we know all the conditions of the human body. We know temperature is 37 degrees centigrade, what kind of nutrients that may be present. So इस वजह से ये आसान है इनको ग्रो करना एज कम्पेयर टू कि हम सॉइल सैंपल लें, हमें नहीं पता कि सॉइल के अंदर बैक्टीरिया किस किस्म के हैं और बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि वो ग्रो कर पा रहे हैं। अब हम उनको नेचुरल एनवायरनमेंट से आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में पुट नहीं कर पाते, लेकिन जब बात आती है मेडिकली सिग्निफिकेंट बैक्टीरिया की या जब बैक्टीरिया ह्यूमन डिजीजेज में इन्वॉल्व है, उस केस में हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो हैं वी कैन ग्रो देम इन द आर्टिफिशियल कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट। आपने लैब में एक्सपेरिमेंट्स में देखा होगा, आपने इसको डिटेल के साथ पढ़ा होगा इस बात कि अगर हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करना है इन द लैब इन द आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए हो सकती हैं, व्हाट आर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड व्हाट टाइप ऑफ कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द इंस्ट्रूमेंट्स स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि पैटी प्लेट अगर यूज़ करनी है तो वो स्टेराइल हो ताकि उसके ऊपर कोई कंटेमिनेशन ना हो। अगर आप हमने कोई टेस्ट ट्यूब यूज़ करनी है, anything if we want to grow the microorganisms in the natural environment, in the artificial environment of the lab, we need the sterile instruments. एक बात। दूसरी बात, aseptic techniques. Aseptic techniques are also very important. For example, if we are working with the E. coli, हम E. coli के साथ पैटी प्लेट पे काम कर रहे हैं और एसेप्टिक कंडीशंस नहीं है, यानी कि हम कहीं भी बैठ के काम कर रहे हैं लैब में या हम कहीं ओपन एरिया में काम कर रहे हैं, तो एयर करंट्स, जो हवा चलेगी, एयर करंट्स, दे मे आल्सो कॉज द कंटेमिनेशन बिकॉज यू नो दैट बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एवरीवेयर। सो इसका मतलब है कि हमें कंडीशंस या टेक्निक्स ऐसी यूज करनी है विच आर कंसिडर्ड द एसेप्टिक टेक्निक्स, यानी कि टू रिड्यूस द कंटेमिनेशन। So we would prefer one thing, the sterile instruments, number two, the aseptic techniques. So to ensure the aseptic environment and the aseptic techniques, आपने देखा होगा लैब में नीचे कि हमारे पास लैमिनार हुड पड़ा हुआ है जिसके अंदर हम माइक्रोबायोलॉजी पे काम करते हैं, या पैटी प्लेट्स हम उस हुड के अंदर ओपन करते हैं। इसके साथ साथ हम जो टेस्ट ट्यूब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो भी काम करना है उस हुड में, ताकि हमारे पास एयर करंट्स बड़े बड़े कंस्ट्रेंट हो जाएं। हमारे पास एसेप्टिक कंडीशन हम एक्चुअली प्रोवाइड करना चाह रहे होते हैं ताकि हम कंटामिनेशन से अवॉइड कर सकें मैक्सिमम जितना हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि बैक्टीरिया वी वांट टू ग्रो देम in the artificial conditions in the lab, so we have to provide the culture medium, यानी कि nutrients.
इसमें बैक्टीरिया ने ग्रो करना है, वी हैव टू प्रोवाइड द we have to provide the specific temperature, the pH, as well as the specific oxygen requirements. So ये बातें भी इसके लिए हमारे पास मैटर करेंगी। तो अभी तक हमने पढ़ा कि आर्टिफिशियल ग्रोथ के लिए what we need is the sterile instruments, aseptic techniques and the culture medium which are required. अब वन बाय वन इसको देखने की कोशिश करते हैं कि हम जब ग्रो करने लगते हैं बैक्टीरिया को, तो तब स्टेप वाइज हम क्या करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको, अगर आप अपने पास लिख रहे हैं तो अपने पास ये स्टेप वाइज लिख लीजिएगा। सबसे पहले इफ आई हैव गिवन यू अ टास्क ये है कि जी सॉइल सैंपल लें और सॉइल सैंपल में से मुझे इकोलाई बैक्टीरिया आइसोलेट करके दें। बाहर लॉन से, गार्डन से, कहीं से सॉइल ले लें, 1 ग्राम सॉइल ले लें, उस सॉइल में से मुझे इकोलाई बैक्टीरिया आइसोलेट करके दें। अब यहाँ पे 2 3 4 चीज़ें आपको आपके जहन में आनी चाहिए कि हम सॉइल से बैक्टीरिया कैसे आइसोलेट करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, पैटी प्लेट चाहिए होंगी, एगर चाहिए होगा, हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए होंगी, हमें ब्रॉथ चाहिए होगा, क्या होगा। तो हम जो पहले स्टेप पे करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी वुड टेक द 1 ग्राम सॉइल, वी वुड डिसॉल्व दिस सॉइल इन ऑटोक्लेव्ड डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर लेके उसको ऑटोक्लेव करके, ऑटोक्लेव करने का मकसद है स्टेराइल करना, यानी कि जो उस वाटर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया थे उनको डिस्ट्रॉय करना, ताकि हमारे पास कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब हमारे पास जो भी बैक्टीरिया आएंगे वो सिर्फ सॉइल सैंपल से आएंगे। So we would take the 1 gram of the soil and would dissolve that soil into water, 10 ml water, 5 ml water, 9 ml water, whatever suits according to the calculations. उसके बारे में अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। अभी सिर्फ आपको एक जनरल सा लेआउट बता रहा हूँ। अब सॉइल डिसॉल्व हो गई है वाटर के अंदर। अब हम क्या करेंगे कि एक पेट्री प्लेट लेंगे, उस पेट्री प्लेट के अंदर हम एगर पोर करेंगे। अब एगर इज द थिंग which is enriched with the nutrients. Agar basically that is the culture medium which will provide the nutrients to the bacteria. मैं यहाँ पे अगर लिखने की कोशिश करूँ एगर की, मैं यहाँ पे रेसिपी लिखने की कोशिश करूँगी एगर के अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ें मौजूद हो सकती हैं। एगर की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट एगर, इसके अलावा जो बहुत कॉमन लैब में जनरली यूज़ होते हैं लोया ब्रांस्टेड एगर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर मैं इसमें न्यूट्रिएंट एगर की बात करूँ तो इसको हम जनरली कहते हैं एन एगर। इसके अंदर हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं पेप्टोन या ट्रिप्टोन, इसके साथ साथ हम इसमें यूज़ करते हैं बीफ एक्सट्रैक्ट, हम यूज़ करते हैं यीस्ट एक्सट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी। हम NaCl यूज़ कर सकते हैं फॉर द आयनिक बैलेंस। इसके अलावा हम इसमें वाटर यूज़ करेंगे। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको मिक्स करके वी वुड प्रिपेयर एन एगर कल्चर मीडियम प्रिपेयर करेंगे, प्लस इसमें एक पाउडर ऐड करेंगे विच इज़ टर्म्ड एज एगर इटसेल्फ, एगर। अब ये वाला जो सारे कंडीशंस हैं, ये चीज़ें जो हैं, दिस वन, ऑल ऑफ दिस, दिस इज द कल्चर मीडियम। इनकी इन सब की कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं। पेप्टोन ट्रिप्टोन क्या है, कोई नाइट्रोजनस सोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, कोई कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रहा है, कोई आयनिक बैलेंस प्रोवाइड कर रहा है, कोई वाइटामिन प्रोवाइड कर रहा है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। एंड पे जो मैंने ऐड किया एगर, ये पाउडर है विच इज़ obtained फ्रॉम some bacterial or some algal origins। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। ये क्या करता है कि जितनी चीज़ें हमने ऐड की इनको सॉलिडिफाई करता है, यानी जेलीफाई करता है। आपने लैब में शायद एगर बनाया होगा। ये एगर का पाउडर इन सारी चीज़ों में डालने के बाद हमारे पास वो जेली की फॉर्म में आता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको, अगर वो हीटेड फॉर्म में है, गर्म है और टेम्परेचर अबव उसका 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो लिक्विड होगा। और अगर 55 डिग्री सेंटीग्रेड या 50 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो हो जाएगा टेम्परेचर, तो सॉलिडिफाई यानी कि जेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हम पैटी प्लेट्स प्रिपेयर करते हैं। पैटी प्लेट्स को हम ऑटोक्लेव करते हैं, यानी कि स्टेराइल करते हैं। पैटी प्लेट के अंदर ये एगर जो हमने बनाया है इसको पोर कर देते हैं, डाल देते हैं कोई 20 ml के करीब,
और उसको ठंडा होने रखते हैं। जब जैसे वो कूल डाउन होता है वो जेलीफाई बन जाता है, एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। अब चूंकि हमने वो सॉइल 1 ग्राम सॉइल डिजोल्व की थी वाटर में, वहाँ से हम सैंपल लेंगे कोई माइक्रो पाइपेट के साथ 50 माइक्रो एल या 100 माइक्रो एल लेके पैट्री प्लेट के ऊपर हम उसको कर देंगे, पोर कर देंगे पैट्री प्लेट के ऊपर। पैट्री प्लेट के ऊपर जब हम पोर करेंगे तो पैट्री प्लेट के ऊपर स्प्रेड करने के बाद इस पैट्री प्लेट को हम इंक्यूबेशन के लिए रख देंगे इंक्यूबेटर के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 आवर्स के लिए। आफ्टर 24 आवर्स व्हाट वी विल ऑब्टेन, हमारे पास ये पिक्चर आएगी, ठीक है। इसके उस सॉइल सैंपल के अंदर जितने भी टाइप्स के बैक्टीरिया ग्रो हो सकते थे इस एगर पे या इस न्यूट्रिशन पे जो आपने प्रोवाइड की है, उनकी ग्रोथ आ जाएगी और वो ग्रोथ इस तरह से होगी। लाइक हियर आप देख सकते हैं यहाँ पे अ लॉट ऑफ कॉलोनीज। क्या आप इन कॉलोनीज को काउंट कर सकते हैं इस पिक्चर के अंदर जो आपको नजर आ रही हैं? क्या इस पिक्चर के अंदर मौजूद कॉलोनीज काउंट की जा सकती हैं? नो सर। यस यस, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे कि अगर ये काउंट नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास वो जो सैंपल था जो वाटर के अंदर हमने डिसॉल्व किया, उस सैंपल को डाइल्यूट करेंगे, यानी कि उसके अंदर मजीद वाटर ऐड करेंगे ताकि सैंपल डाइल्यूट होता चला जाए। उसको डाइल्यूट करने के बाद फिर हम पोर करने की कोशिश करेंगे। और अब अगर हम डाइल्यूट करने के बाद पोर करते हैं इन दिस पिक्चर टू द अदर पिक्चर, तो अब इस केस में हम इसको काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि नॉर्मली एक पैट्री प्लेट पे जो काउंटेबल कॉलोनीज होती हैं, काउंटेबल कॉलोनीज, मैं बार बार यहाँ पे टर्म यूज कर रहा हूँ कॉलोनी की, अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कॉलोनी की क्या होता है। काउंटेबल कॉलोनीज होनी चाहिए 30 से लेके 300 तक। अब इस प्लेट में हम देखते हैं तो इसमें 30 से 300 की रेंज में मौजूद हैं। तो कॉलोनीज आर मोर देन 300, तो हम उसके लिए जैसे कि इस पिक्चर में हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं टू न्यूमरस टू काउंट, TNTC, टू न्यूमरस टू काउंट। वी आर अनएबल टू काउंट इट। अब अगली बात आ जाती है कि कॉलोनी होता क्या है। सो कॉलोनी दैट इज एक्चुअली द mass of cells which are descend from the original one। और एक कॉलोनी, यहाँ जो आपको जो डॉट्स नजर आ रहे हैं इस पैटी प्लेट के अंदर, दिस डॉट इज अ कॉलोनी। और ये कॉलोनी एक सिंगल सेल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली दिस इज 1 मिलियन सेल्स। 1 मिलियन सेल्स मिलके एक डॉट की फॉर्म में हमें नजर आ रहे हैं और हम इनको कह रहे हैं दिस इज अ बैक्टीरियल कॉलोनी व्हिच हैज बीन डिसेंडेड फ्रॉम द वन सेल। और कॉलोनी की फॉर्म में बैक्टीरिया जो है दे आर इजीली विजिबल विद द नेकेड आई। ओके, अब इस फॉर्म में अगर हम देखते हैं इस पैट्री प्लेट पे हमारे पास बैक्टीरियल कॉलोनीज आ गई हैं और बैक्टीरियल कॉलोनीज जो हैं नाउ हम इसमें से काउंट भी कर सकते हैं। हम इस कॉलोनी की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को नोट कर सकते हैं। अब कॉलोनी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हम पढ़ेंगे चैप्टर में, इसी में या अगले चैप्टर में, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। हम इस कॉलोनी को देखेंगे, क्या ये स्टिकी है? अगर स्टिकी है तो इसका मतलब है कि ये बैक्टीरिया कैप्सूल बनाता है, स्लाइम लेयर बनाता है। ये रफ है, ये प्लेट से ऊपर को उठी हुई है, इसका कलर क्या है? अब इस एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो हमें सारी की सारी ऑफ वाइट या क्रीम कलर की कॉलोनीज नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर इस पिक्चर में हम देखते हैं, इस पिक्चर में, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्रीनिश हैं, कुछ येलोइश टोन में भी नज़र आने की कोशिश कर रही हैं। सो दीज आर द बैक्टीरिया विच वी हैव ट्राइड टू गेट फ्रॉम द सॉइल सैंपल से हमने लेने की कोशिश की। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई बात समझ में ना आई हो, कुछ भी पूछना हो? मुझे लगता है आपने शायद ये लैब में इस तरह का एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया होगा। किया है आप लोगों ने? यस सर, लेकिन ऑनलाइन किया था। हाँ, कुछ ऑनलाइन प्रॉब्लम्स तो हैं, यू नो, अब ऑन कैंपस नहीं आया जा सकता। तो मुझे बताएं, कुछ समझ में आई है? कुछ क्वेश्चन करना हो या आपने कुछ लैब में कुछ चीज़ ऑब्जर्व की हो जो यहाँ पे आप पूछना चाहते हो, या कुछ ऐसी चीज़ जो वहाँ पे आपने पढ़ी हो, यहाँ पे मेरे से मिस हो गई हो, आप उसको कवर करना चाहते हो? एनीथिंग इफ यू वांट। सर ये जब हम एग्रो बनाते हैं तो सब कुछ मिक्स कर देते हैं, बीफ एक्सट्रैक्ट, NaCl और ये सब जो है। हाँ, ये हमें लैदा भी मिलता है, हम सब सारे को मिक्स करके इकट्ठा पानी के अंदर डाल देते हैं। और आजकल ये मिक्स फॉर्म में भी आता है, हम सिर्फ उसमें से एक ही दफ़ा, वो मिक्स फॉर्म में है, और एक ही दफ़ा हम स्पैचुला के साथ लेते हैं, उसको वाटर में ऐड कर देते हैं। हमें लैदा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ओके। अच्छा, आगे चलते हैं।
अब यहाँ तक हमारे पास कॉलोनीज आ गई हैं, बैक्टीरियल कॉलोनीज। ये एक कॉलोनी के ऊपर मैंने थोड़ा सा हाईलाइटर चलाया है, ये दूसरी कॉलोनी है, लाइक दिस, ये एक कॉलोनी है, ठीक है। ये डिफरेंट कॉलोनीज हैं हमारे पास। अब अगला जो टास्क है वो ये है कि इन कॉलोनीज को सेपरेट करना। अब ये तो पेट्री प्लेट के ऊपर तो मोर देन 100 कॉलोनीज या 50 कॉलोनीज मौजूद हैं। अब इनको यहाँ से, अब हमें ये श्योर नहीं है कि ये जो कॉलोनी हमारे सामने आई है, अगरचे ये 1 मिलियन सेल्स हैं अप्रोक्सीमेटली, लेकिन वी आर नॉट श्योर दैट दिस कॉलोनी इज प्योर और नॉट। प्योर का मतलब है कि क्या ये एक ही बैक्टीरिया से डिसेंड हुई है या इसमें कोई मिक्सिंग हो गई है, वी आर नॉट श्योर। सो वी नाउ वी हैव टू प्योरीफाई इट। अभी हमने सिर्फ कॉलोनी ली है, अब इसको प्योरीफाई कैसे करना है? नेक्स्ट स्टेप इज द प्योरीफिकेशन। उस प्योरीफिकेशन से पहले मुझे थोड़ी सी आपको बातें जो है यहाँ पे एगर पॉइंट ऑफ व्यू से बतानी है कि जो हम एगर बनाते हैं मैं अभी जो पिछली स्लाइड पे आपको बता के आया हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। एन एगर की मैंने रेसिपी लिखी थी, बड़ी जनरल सी रेसिपी लिखने की कोशिश की थी कि हम ऐड करते हैं पेप्टोन या ट्रिप्टोन, इसके साथ साथ हम इसमें बीफ एक्सट्रैक्ट, बीफ या मैं लिख देता हूँ यीस्ट एक्सट्रैक्ट, या हमारे पास हो सकता है NaCl, इसके साथ साथ हमारे पास हो सकता है यस सर डेफिनेटली। जब हमने एगर को डाइल्यूट किया है, एगर को डाइल्यूट नहीं किया, सैंपल को डाइल्यूट किया। हाँ सैंपल को जब डाइल्यूट किया है तो उसकी विजिबल होने में कॉलोनीज कम हुई है ना, उनका नंबर तो उतना ही है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। देखें हमने क्या किया कि पहले अगर आपने 1 ग्राम, मैं यहाँ पे वो भी बनाने की कोशिश करता हूँ अगर मैं बना सकूँ। देखें 1 ग्राम सॉइल ली थी, 1 ग्राम सॉइल ली थी, इसको हमने ऐड किया था एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास 9 ml वाटर था, ठीक है। 1 ग्राम ये ऐड कर दिया, इसका वॉल्यूम हो गया तकरीबन 10 ml के करीब इसका वॉल्यूम हो गया। अभी जो 1 ग्राम सॉइल थी ये कितने टाइम डाइल्यूट हुई है इसके अंदर डालने के बाद? ये 10 टाइम्स डाइल्यूट हो गया ना सैंपल। उसके बाद हम अगर इसको मज़ीद डाइल्यूट करना है तो हम एक और ट्यूब लेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे 9 ml वाटर। अब यहाँ से इस ट्यूब में से 1 ml सोल्यूशन लेके अगली ट्यूब में डाल देंगे। अब जितने बैक्टीरिया नंबर इस ट्यूब में था फर्स्ट ट्यूब में, उससे 10 टाइम रिड्यूस हो जाएगा सेकंड ट्यूब में, ओके। इसी तरह यस सर। हम थर्ड ट्यूब अगर हम मज़ीद रिड्यूस करना चाहते हैं तो इसमें से 1 ml लेके इसके अंदर इसी तरह से हम रिड्यूस करते चले जाएंगे, डाइल्यूट करते चले जाएंगे। अब हो सकता है कि जो आपने ये पिछली प्लेट है, ये वाली प्लेट जो है, इस प्लेट में हमने ये वाली थर्ड ट्यूब पोर की हो, थर्ड ट्यूब, तो ये हमारे पास कॉलोनीज आ गई। अब जब हम असल बैक्टीरियल नंबर रिपोर्ट करेंगे तो हम इस डाइल्यूशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखेंगे कि इस 1 ग्राम के अंदर ओरिजिनली कितना नंबर ऑफ बैक्टीरिया मौजूद थे। ये हमारे पास कैलकुलेशन के तरीके आएंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा इसी चैप्टर में आगे चल के। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमने ये एन एगर की रेसिपी देखी थी जिसके अंदर हमने पेप्टोन, टिप्टोन, बीफ एक्सट्रैक्ट, NaCl, वाटर, और मैंने बताया था कि ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं यहाँ पे, ये 4 1 2 3 4, इन चारों का न्यूट्रिशनल कंट्रीब्यूशन है। एंड पे हम ऐड करते हैं एगर पाउडर। एगर पाउडर जो है दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम द एल्गल ओरिजिन, एल्गी से आता है। तो बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं दे आर अनएबल टू डिग्रेड द एगर, और ये एगर को डिग्रेड नहीं कर पाते, इसकी वजह से ये एगर को एज ए न्यूट्रिशन सोर्स यूज़ नहीं कर पाते। तो एगर का पर्पज़ सिर्फ ये है कि एगर इस पूरे के पूरे मीडियम को जेलीफाई, सॉलिडिफाई कर देगा। अगर एगर ना ऐड करें तो हम इसको कहेंगे ब्रॉथ, ठीक है। और अगर हम इसमें एगर ऐड कर दें तो ये हमारे पास सॉलिड बन जाएगा, उसको हम कहेंगे दिस इज द एगर। नाउ एगर इसको हम टर्म यूज़ करेंगे। अब इस एगर पाउडर के अलावा और बहुत सारे जेलिंग एजेंट्स हैं जो हम ऐड कर सकते हैं, जैसा कि जेलाटिन, ये वाला जेलाटिन बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है फूड प्रोसेसिंग में, घरों में भी इस्तेमाल होता है। जब जेली बनाई जाती है तो जेलाटिन ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से जेली की एक सॉलिडिफाई या जेल टाइप स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है। तो हम इस मीडिया प्रिपरेशन में एगर भी ऐड कर सकते हैं, जेलाटिन भी ऐड कर सकते हैं। पर्पज़ क्या है
कि लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना इन न्यूट्रिएंट्स को या इसको एगर बनाना। अब यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस देखते हैं कि हम जेलाटिन को ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं करते बैक्टीरिया के लिए, एगर को यूज़ करते हैं। एक तो ये है कि जेलाटिन को बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं ये डिग्रेड कर देते हैं। जब जेलाटिन डिग्रेड हो जाएगा तो अल्टीमेटली हमारे पास जो बैक्टीरियल कल्चर है वो सॉलिड की बजाय लिक्विड में आ जाएगा और हमारा इसमें ये हमारे लिए हार्मफुल है। So we use the agar because there are very few bacteria which can degrade the agar. इसके अलावा हमें पता है कि जब हम एगर बनाते हैं या जब हम मीडियम बनाते हैं तो उसको स्टेराइल करने के लिए हम ऑटोक्लेव करते हैं, और ऑटोक्लेव में हम जो कंडीशंस देते हैं वो होती हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 15 psi प्रेशर होता है। ये बहुत हाई टेम्परेचर है 121 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जेलाटिन जो है ये हाई टेम्परेचर बियर नहीं कर पाता, बट एगर जो है ये हाई टेम्परेचर भी बियर करता है। इट इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड एट द हाई टेम्परेचर्स। सो ये भी एक बेनिफिट है। इसके अलावा अब 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने एगर को गर्म कर लिया, अब 121 से हम उसको कूल डाउन कर रहे हैं तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक एगर जो है वो लिक्विड रहेगा, और 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हम नीचे उसको करेंगे 44, 43, 42 या 37 पे, तो एगर जो है ये सॉलिड होता चला जाएगा। अब नॉर्मली बहुत सारे और 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे एगर जो है ये सॉलिड ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक एगर की बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, अगर ध्यान से सुनिएगा। एगर को 121 पे हम हीट करते हैं, ये लिक्विड ही होता है, हम उसको कूल करते जाते हैं 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक आके ये लिक्विड रहता है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड से हम रिड्यूस करेंगे टेम्परेचर, ये सॉलिड हो जाएगा। अब जब हमने इसको दोबारा लिक्विड करना है, कन्वर्ट लिक्विड में, तो वाटर के केस में तो ऐसे ही होता है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द फ्रीजिंग पॉइंट, 0 से बिलो सॉलिड, 0 से अबव लिक्विड। अब यहाँ पे 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो होना तो यूँ चाहिए कि अगर 37 पे सॉलिड है हम इसको हीट करें और 5 पे ये लिक्विड हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक दफ़ा अगर सॉलिडिफाई हो गया तो उसको दोबारा लिक्विफाई करने के लिए या लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको हीट करना पड़ेगा अप टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो ये भी इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है एगर की। बहुत सारे बैक्टीरिया को हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ग्रो कर रहे हैं, या कुछ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको हम 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो कर रहे होते हैं, तो उसके लिए एगर इज सूटेबल। लेकिन जो जेलाटिन है उसके साथ ऐसा नहीं है। जेलाटिन 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। बिलो 37 यानी 35, 30, 25 पे जेलाटिन सॉलिड रहती है और उसके बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। सो अगर हम जेलाटिन को यूज़ करेंगे तो हम उन बैक्टीरिया के लिए कर सकते हैं जिनको हमने 30-25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो करना है। दिस वाज ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑफ एगर एंड द जेलाटिन। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। Any questions? सर ये पॉइंट रिपीट करते हैं एगर वाला, कौन सा? मेल्ट अगेन एट 95 वाला। हाँ, 95 वाला सर बेटा से बता रहा हूँ कि एक दफ़ा अगर लिक्विड फॉर्म में है और वो 45 से नीचे आ गया उसका टेम्परेचर, यानी हमने उसको कूल किया 40 पे, 44 पे, और अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब सॉलिड फॉर्म में है, अब उसको दोबारा अगर हमने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसको 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना पड़ेगा। वाटर के केस में तो ऐसा होता है ना कि वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, आप उसको 0 पे ले जाएं, 0 से बिलो फ्रीजिंग, 0 से ऊपर 1-2 पे लिक्विड। लेकिन ये नहीं है, ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो सॉलिड, और अगर दोबारा से उसको लिक्विड करना है तो उसको गर्म करना पड़ेगा अप टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। ओके ओके सर। एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, द प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर द क्वेश्चन। यस सर आपने हमें काउंटेबल कॉलोनीज का बताया था कि 30 to 300 है, लेकिन अगर कुछ कॉलोनीज जैसे 30 से कम आ गई फिर? हाँ, उसको भी हम रिलायबल कंसिडर नहीं करते। अब यहाँ पे इस स्लाइड पे अगर आप देखते हैं तो मैंने ये 3 डाइल्यूशंस बनाई है ना, 1, 2, 3। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने थर्ड डाइल्यूशन यूज़ की है तो कॉलोनीज जो हैं वो 30 से कम आ गई हैं, तो फिर हम पता क्या करेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे कि अगले एक्सपेरिमेंट के लिए सेकंड डाइल्यूशन यूज़ कर लेंगे। ओके, ताकि कॉलोनीज 30 to 300 ये एक रैंडम रेंज है जिसके दरमियान कॉलोनीज के नंबर को रिलायबल कंसिडर किया जाता है। ओके,
जी सर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इन कॉलोनीज़ को काउंट करने के लिए भी हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं। हम इसको मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं, ऊपर ऐसे मार्कर के साथ। कॉलोनी काउंटर्स भी आते हैं जिसके ऊपर वो एक लेंस लगा होता है, हम उसके ऊपर ऐसे बैठ के नीचे से कॉलोनीज़ को काउंट कर सकते हैं। सो इन द लैब्स कॉलोनी काउंटिंग के काफ़ी सारे सर, हमारे पास। जी, अगर ये जो हमने कॉलोनीज़ को डाइल्यूट किया तो हमने उसमें से 1 ml ले लिया, तो अगर हाँ हमारा जो डिज़ायर्ड बैक्टीरिया था वो उनमें आया ही नहीं फिर? हाँ, ऐसा ऐसा नॉर्मली नहीं होता, क्योंकि बैक्टीरियल नंबर जो हमने 1 ग्राम सॉइल ली है उसके अंदर नॉर्मली बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम नए सिरे से सैम्पलिंग करते हैं। हमें ये भी डाउट होता है कि हो सकता है हमारे सैंपल के अंदर ही वो बैक्टीरिया मौजूद ना हो, फिर हम सैम्पलिंग साइट चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा है कि इस टास्क में मुझे इकोलाई चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इकोलाई का सोर्स क्या है। इकोलाई का सोर्स है इकोलाई ह्यूमन फीसिस में भी एग्जिस्ट करता है। तो फिर हम ऐसी साइट से सैंपल लेने की कोशिश करते हैं जहाँ पे ह्यूमन फीसिस की कंटेमिनेशन हो, तो वहाँ पे से इकोलाई के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे सूडोमोनास चाहिए, तो हम सैंपल ऐसी जगह से लेंगे जहाँ पे सूडोमोनास, फॉर एग्जांपल सूडोमोनास ओरिजिनोजा है अगर, तो वह ह्यूमन इन्फेक्शंस में इन्वॉल्व है, ह्यूमन स्किन इन्फेक्शंस में। तो अगर ह्यूमन स्किन से स्वैब ले लें तो उसके चांसेस हैं ह्यूमन स्किन इन्फेक्शन से अगर स्वैब से सैंपल ले लें तो सूडोमोनास एरोजिनोजा के आने के चांसेस मौजूद हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम, जो कि सॉइल फर्टिलिटी में इन्वॉल्व हैं, तो हम फर्टाइल लैंड्स जो हैं वहाँ से सैंपल लें तो उनके आने के चांसेस मौजूद हैं। ओके, तो इस तरह से फिर हम ओके करते सर, हैं। ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? चलें, आई सपोज एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी उसमें जितना आज तक पढ़ेंगे उसका क्विज होगा, तैयारी करके आइएगा। और अब रमज़ान वगैरह ख़त्म हो गया, नाउ यू गाइज हैव टू बी ऑन टाइम। मीटिंग लॉग करूँगा अगली क्लास से, रैंडमली दरमियान में पूछूंगा, 5 मार्क्स एंड पे क्लास एक्टिविटी के ऐड करूँगा। मैं अपने पास इसके लिख रहा हूँ, आज जो लोग नहीं थे 13 लोग, इनकी एब्सेंट मार्क करूँगा। सो यू हैव टू बी नाउ वेरी विजिलेंट, वेरी एक्टिव, बिल्कुल बियर नहीं करूँगा अपना। यस, फायदा कैसर हैज़ रेज द हैंड। जी बच्चे। सर क्विज रिटन होगा या यस फिर आप डेफिनेटली बस रिटर्न, एलएमएस पे रिटर्न होगा, एलएमएस पे। सर तो आप ये लेक्चर्स जितना क्विज तो वो अपलोड कर दें प्लीज। ओके, आई विल अपलोड लेक्चर टुडे इंशाल्लाह। ओके सर जी, आगे अटेंडेंस होगी अभी होनी है मतलब बच्चे। नेट जी सर आगे चलते हैं डिस्कनेक्ट जी। हमारी अगली जो स्लाइड है, जो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये जो पिछली स्लाइड पे हमने पढ़ा था कि अब जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ आ गई यहाँ पे, अब हमें नहीं पता कि जो कॉलोनी नज़र आ रही है, either this colony is the pure colony, pure culture or not. So we have to purify it. So what are the purification techniques? One is very important. This is the streak plate method. Streak plate method. Have you performed this experiment in the lab? ये स्ट्रिकिंग वगैरह लैब में की है, चाहे ऑनलाइन ही की है? जी सर, इस सर ने करवाई थी। इस एक्सपेरिमेंट से गो थ्रू हुए हैं, तो आप क्या जानते हैं ये स्ट्रिकिंग के बारे में? व्हाट इज द स्ट्रिकिंग एंड व्हाट इज इट्स पर्पस and why we need streaking and what are the techniques involved here? कोई बता दे generally? Anyone? Anyone? सर हमारे सेक्शन में तो नहीं करवाया सर ने अभी तक। जी? हमारे लैब के सेक्शन में नहीं करवाया सर ने अभी तक। अच्छा, आपकी अभी बारी नहीं आई होगी, आ जाएगी इस एक्सपेरिमेंट की। जिन्होंने कर लिया जी उनमें से कोई बता दे। सर पहले तो जिस तरह से आपने बताया, उन्होंने हमें इस तरह से क्या कहते हैं एजार प्रिपेयर करने का बताया था। उसके बाद हमें बताया था कि लूप होता है, लूप को यूज करके हमने स्ट्रिक्स बनानी होती है उसके ऊपर पैरेलल से, ताकि जो हमारा सैंपल है उसको हम स्प्रेड कर सकें स्ट्रिक्स के फॉर्म। तो उस लूप को भी सो बार बार स्टेरिलाइज करना होता था और उसको उस सैंपल में डाल के फिर स्ट्रिक डालना था। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपने किन के साथ की है लैब? सर खुरम के साथ। ओके गुड। तो अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको यही मेथड जो है थोड़ा सा, चूँकि मेरे टॉपिक में भी आ गया है, इसको जनरली बता देता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक इसमें से गो थ्रू नहीं हुए उनके लिए अच्छा है कि आ जाएगी, इसका जिक्र आ जाएगा। सो यहाँ पे अब टास्क जो है दोबारा से चलते हैं। इसी को मैं अब कहूँगा कि इस कॉलोनी को हमने पिक करना है यहाँ से, दिस वन, और इसको प्योरीफाई करना है।
अब हम क्या करेंगे कि लैमिनार हुड में लूप के साथ इनॉकुलेटिंग लूप होता है, दिस इज मेड अप ऑफ अ वायर। उसकी पिक्चर आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इसके अंदर, ये आप देख लें, दिस इज द पिक्चर ऑफ द लूप, दिस वन, ठीक है। ये लूप की पिक्चर है, दिस इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन द माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स। हम इस लूप के थ्रू पहले इस लूप को हम फ्लेम पे रेड हॉट करेंगे, आप देख रहे हैं इसको इसने रेड कर दिया, रेड हॉट करेंगे ताकि इसके ऊपर ऑलरेडी जो बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाए, ये स्टीराइल हो जाए लूप। हम इसको रेड हॉट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो पीछे हमारी अपनी प्लेट थी ये वाली, इस प्लेट की साइड पे अगर आप देखें तो इसकी साइड पे कुछ साइड्स ऐसी हैं जो कि प्योर हैं, जिस पे अभी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं है, तो लूप इन साइड्स पे लगा के लूप को ठंडा करेंगे हम यहाँ पे। और फिर उसी लूप के साथ कोई एक कॉलोनी, फॉर एग्जांपल ये कॉलोनी जिसको मैंने मार्क किया हुआ है, इसको हम पिक करेंगे लूप के साथ, ऐसे लूप लगा के इसको पिक कर लेंगे। पिक करने के बाद हम आगे क्या करेंगे कि हमारे पास पेट्री प्लेट, न्यू पेट्री प्लेट हम प्रिपेयर करेंगे एगर की। उस पेट्री प्लेट के ऊपर हम इस लूप से स्ट्रिकिंग कर देंगे, लाइनें लगा देंगे पैरेलल, जैसे कि आप अगर इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, इस पिक्चर के अंदर, ठीक है, लूप के साथ पैरेलल लाइनें लगा दें। अब इन पैरेलल स्ट्रीक्स का पर्पस ये है कि अब जो हमने कॉलोनी पिक की है, हम अज्यूम करते हैं कि वो दैट कॉलोनी दैट इज मेड अप ऑफ 1 मिलियन सेल्स, और हम ये अज्यूम करते हैं कि वो 1 मिलियन सेल्स को अब हमने यहाँ पे स्ट्रीक करके स्प्रेड करना है, डाइल्यूट करना है। तो हमने यहाँ पे 5-6 ताकि इसके ऊपर जितना भी बैक्टीरिया लगा हुआ है वो सारे किल हो जाएं। फिर उस लूप को थोड़ा सा साइड पे, इसी पेट्री प्लेट की साइड पे करके कूल किया। कूल करने के बाद व्हाट विल वी डू, हम इस पेट्री प्लेट से फिर स्ट्रिकिंग करेंगे, जैसा कि आप देखते हैं फाइनल यहाँ पे पहली स्ट्रिक ये है, ये वाली, फिर दूसरी सेट ऑफ स्ट्रिक्स ये वाला। पर्पस क्या है कि वी आर एक्चुअली स्प्रेडिंग द बैक्टीरिया। फिर हम इस लूप को रेड हॉट करेंगे, रेड हॉट करने के बाद तीसरा सेट लगाएंगे स्ट्रिक का इस तरह से, ठीक है, दिस वन। अब अगर स्टार्ट में यहाँ पे हमने स्टार्ट लिया 1 मिलियन सेल से, तो ये डाइल्यूट होता होता एंड तक यहाँ पे आके वी अज्यूम दैट वुड बी द 1 सेल। फिर हम इस पेट्री प्लेट को इंक्यूबेट कर देंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड में। आफ्टर इंक्यूबेशन वी विल गेट द ग्रोथ लाइक दैट, इस तरह की हमारे पास ग्रोथ आएगी, ठीक है। इस ग्रोथ में आप देखते हैं कि एंड पे ये जो पॉइंट्स हैं, एंड पे जो हमारे पास कॉलोनीज नजर आ रही हैं, इन कॉलोनीज को अब हम प्यूरिफाई कॉलोनीज कंसिडर करते हैं। प्यूरिफाई कॉलोनीज, just a second, we would consider them the purified colonies, okay, purified, pure culture. So this streaking method, that is a method to purify the colonies, and we can say that इस केस में हम बैक्टीरिया को स्प्रेड करते हैं, स्प्रेड करने के बाद हम बैक्टीरिया को या हम 1 मिलियन सेल्स अगर थे उसको स्प्रेड करेंगे, स्प्रेड करने के बाद हम उसको ग्रो करने देंगे, एंड आफ्टर द ग्रोथ वी आर एक्चुअली expecting that then now the colonies, they are the pure and they are the purified colonies. So this is the way to purify the bacterial culture. एंड इसके अलावा हमारे पास आगे मज़ीद टेक्निक्स पे भी हम डिस्कशन करेंगे इसी चैप्टर के अंदर।